नमस्कार, ईटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल सूर्यकांत। आज हमारे साथ में स्टूडेंट एक्टिविस्ट जुड़े हुए हैं और वो स्टूडेंट एक्टिविस्ट जो पिछले 1 साल से तिहाड़ जेल में थे, यूएपीए कानून के तहत। हाई कोर्ट और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिली और अब वो तिहाड़ से बाहर हैं, जेल से बाहर हैं। हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं नताशा अग्रवाल। बहुत बहुत स्वागत है नताशा। शुक्रिया। नताशा, सबसे पहले तो ऑब्वियस क्वेश्चन है कि कैसा फील हो रहा है, लेकिन इस एक लाइन के क्वेश्चन में मुझे लगता है पूरे 1 साल का दर्द है वो छुपा होगा। आपकी जवाब क्या कहिए? हाँ, अभी भी असल में हम लोग एक ही दिन हुआ है अभी बाहर आए हुए। और आई थिंक अभी भी ये फीलिंग, मतलब ऐसा लग रहा है कि ये अभी भी पूरा सच नहीं है। ऐसे शायद सपना देख रहे हैं, कल उठेंगे तो शायद टूट जाएगा। अभी तक इस तरीके की एक फीलिंग है। और सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हुआ, सडनली हुआ, बेल मिली, और उसके बाद 2 दिन और लगे, और फिर सुप्रीम कोर्ट, और मतलब ये सारी चीजें मिला के काफी एक अचानक चीजें हुई और बहुत ही एक सरियल एक्सपीरियंस रहा। तो आई थिंक वो थोड़ा समय लगेगा खुद को भी समझने में कि असल में कैसा लग रहा है। जी। लेकिन जेल के अंदर जब ये पूरा मामला हुआ था 22-23 फरवरी और फिर 24 फरवरी को वायलेंस हुआ दिल्ली में, पूरा 1 साल है वो जिस रूप में बीता। जब आपका नाम उसमें एज एक्यूज्ड आया और इतना सीवियर उसके अंदर आपके पास चार्जेस लगे अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत, तो आपको व्हाट डू यू, उस टाइम में आपके जहन में चल क्या रहा था कि अचानक ये जब जानकारी मिली और अचानक पुलिस के एक्ट है वो शुरू हुए और आप चूंकि स्टूडेंट एक्टिविस्ट रही हैं, तो किस तरह की फीलिंग थी आपकी, परिवार की? कैसा उस वक्त में ख्याल था जहन में? ऑफ कोर्स वो एक बहुत ही शॉकिंग एक्सपीरियंस था। तो उससे पहले, मतलब मेरे और देवांगना के अरेस्ट से पहले कुछ और एक्टिविस्ट जो पार्टिसिपेट कर रहे थे मूवमेंट में, वो अरेस्ट हो चुके थे। तो एक पैटर्न समझ में आ रहा था कि किस तरीके से एक्टिविस्ट को उठाया जा रहा है, जेलों में बंद किया जा रहा है इस तरीके की चार्जेस के अंडर। बट फिर भी एक जिस तरीके से सारी चीजें हुई, एक के बाद एक अरेस्ट, एक एफआईआर में अरेस्ट होना, उसमें बेल भी मिल जाना, फिर अगली एफआईआर आपका इंतजार कर रही है, तो और फिर तीसरी एफआईआर आपका इंतजार कर रही है। तो जिस तरीके से वो पूरी चीज हुई वो काफी काफी शॉकिंग था। और जिस तरीके के एलिगेशंस अपने ऊपर सुने, वो भी मतलब एक कई महीने लगे हमें उस रियलिटी को भी एक्सेप्ट करने में। कई बार इवन जेल में भी हम लोग एक दूसरे की शक्ल देखते थे और सोचते थे कि क्या ये सच में हो गया है, क्या ये सच है, क्या सच में हम तिहाड़ जेल में हैं ऐसे यूएपीए के अंडर, ऐसे चार्जेस के अंडर। तो वो भी एक काफी शॉकिंग पूरा एक्सपीरियंस था। हम्म। इस बीच परिवार ने बहुत कुछ संघर्ष किया और आपके पिता हैं वो भी संघर्ष करते रहे इसमें, इस पूरे दौरान, और उनका निधन भी हुआ। तो एक एक वो टीस है वो जहन में हमेशा रहेगी, क्योंकि एक तो इतना बड़ा, इतनी बड़ी मुसीबत आई और ऊपर से फिर जो सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए था परिवार से वो खुद भी नहीं रहे और पूरा परिवार है अस्त व्यस्त हुआ। जी, वो तो एक मतलब उसको मैं क्या कहूँ, मुझे मेरे पास भी शब्द नहीं है। और उसकी जो टीस है, उसका जो पेन है, दर्द है, वो तो और जो एब्सेंस है, एक कमी है, उसको तो कोई भी चीज पूरा नहीं कर सकती और कोई भी चीज भर नहीं सकती। मगर ये है कि मुझे पता है कि मतलब हमेशा मेरे फादर भी बहुत सारे संघर्षों से जुड़े रहे थे। और वो भी असल में जेल गए थे इमरजेंसी के टाइम पे। हम्म। तो 6 महीना वो भी जेल में रहे थे उस समय। तो वो भी बचपन से कहानियां मैं सुनते आ रही थी। तो एक मतलब मुझे और भी ज्यादा कनेक्शन फील होता था उनके साथ इस दौरान में। और जितना सपोर्ट उन्होंने मेरे संघर्ष को दिया, और मैंने भी जो अपना जिंदगी में सीखा है, जो वैल्यूज सीखी हैं, जो लड़ना सीखा है,
वो सब उन्हीं से सीखा है। तो इन सारी चीजों के साथ मुझे अभी भी लगता है कि वो मेरे साथ है और हमेशा रहेंगे। जेल के अंदर आपने जो महसूस किया खुद के साथ, और उसके साथ साथ कई लोगों की जिंदगियों को देखा होगा, तो एक तरह से वहां का जो माहौल, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? खुद का एक्सपीरियंस भी, और वहां जो आपने आसपास देखा उन लोगों की जिंदगी से जुड़ी कोई बात जो आपको लगता है कि वाकई इस पर गौर करने की जरूरत बिल्कुल। 1 साल का ये जो पूरा एक्सपीरियंस रहा है, जितना ये मतलब दर्दनाक रहा है, जितना मुश्किल रहा है, उसके साथ साथ एक बहुत ही मतलब सीखने का भी एक्सपीरियंस रहा है। इस एक्सपीरियंस से हमने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ देखा है, जाना है। कि सबसे बड़ी सीख तो जो हमें हमेशा पता होता है, हम लोग अखबारों में पढ़ते हैं, स्टैटिस्टिक्स देखते हैं कि क्या जेलों की हालत है, किस तरीके से लोग मतलब हमेशा जो मार्जिनलाइज सेक्शंस के लोग होते हैं वही आपको मिलेंगे ज्यादातर जेल में। और इससे ज्यादा कि अराउंड 80% पॉपुलेशन पूरे इंडियन प्रिजन्स में अभी भी अंडर ट्रायल्स का है। तो बहुत लंबे लंबे ट्रायल्स जब तक लोगों के चलते रहते हैं, उन्हें जेल में रहना पड़ता है, और कोई जो लीगल प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होता है वो भी उनके पास साधन नहीं होते। और इवन पूरी चीज को समझना कि ये हो क्या रहा है हमारी जिंदगी के साथ, अचानक हमारी जिंदगियां बदल गई हैं। अब पूरा एक आप केस के अंदर जेल में हैं, आपको क्या धारा का मतलब क्या होता है, केस का मतलब क्या होता है, वकील क्या कैसे होता है, ये तमाम चीजों को समझने का जो एक्सेस है वो भी मतलब लोगों के पास नहीं होता है। और जेल मतलब पूरा जेल का जो ढांचा है, सिस्टम है, वो बनाया ही इसीलिए गया है एक तरह से कि वो पूरी तरह आपके जो ह्यूमन राइट्स हैं वो छीन लिए जाते हैं एक तरह से। आपको, आपका चाहे ट्रायल कंक्लूड हुआ हो या नहीं हुआ हो, आपको क्रिमिनल मान लिया जाता है। आपके साथ हर रोज बात भी इसी तरीके से की जाती है कि जब कोई बहुत जेल में दुखी होता है और किसी से कोई शिकायत करते हैं तो उनको यही कहा जाता है कि तुमने ये जो भी उनका अलेजेड क्राइम है वो करने से पहले क्यों नहीं सोचा, यहाँ आने से पहले क्यों नहीं सोचा। तो उस तरीके का जो एक और ऑल्सो मतलब बहुत छोटी छोटी बेसिक चीजों के लिए आपको इतना मतलब लड़ना पड़ता है। और लड़ने पर भी आपके ऊपर मतलब कोई भी पीनल एक्शन लिया जा सकता है जेल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, जिसपे आपका कोई सुनवाई का हक नहीं है। तो ये तमाम तरीके की चीजें मतलब वो जो पूरी तरीके से एक इंसान को उसके सारे राइट्स छीन लेना, और उसको ऐसी कंडीशन, ऐसे जो हेल्पलेसनेस जिसको बोलते हैं, कंप्लीट पावरलेसनेस जिसको बोलते हैं, ऐसी स्थिति में लाके खड़ा कर देना, ये पूरा जो जेल का ढांचा है उसको हमने जिया है, अपने अपने लिए अपने साथ जिया है। और बाकी लोग जो और भी ज्यादा मार्जिनलाइज हैं, जिनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है जो हमारे पास फिर भी थे, हमारे साथ कोई उस तरीके से बात नहीं कर पाता था जिस तरीके से बाकी लोगों से बात करते थे हम लोग, फिर भी हमारा जो कुछ भी अगर जेल में हमें तकलीफ है वो मीडिया में भी रिपोर्ट हो रही है। हमारे साथ इतना सपोर्ट था, एक अच्छा लीगल रिप्रेजेंटेशन था। तो हमने भी एक्चुअली जितना जेल का जो वायलेंस है जो झेला, फिर भी मगर जितना वो है उसमें हम लोग फिर भी काफी प्रिविलेज रहे, और हमने अपने पर्सनली कुछ बहुत ज्यादा अट्रॉसिटीज फेस नहीं की। तो मगर जो प्रिजनर्स के राइट्स के बारे में मुझे लगता है कि हम सबको गौर करना चाहिए, क्योंकि एक तरह से वो भी नागरिकता के सवाल से जुड़ जाता है मेरे हिसाब से। कि एक तरह से आप अगर जेल में बंद हो गए तो आपके जो नागरिक अधिकार भी हैं, जो फंडामेंटल राइट्स है गारंटीड, कि आपको एक ह्यूमन डिग्निटी के साथ फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रीट किया जाना चाहिए, वो ही खत्म हो जाता है। और उसका कोई मतलब बाहर मतलब कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। तो आई थिंक इस पे हमें काफी गौर करना चाहिए। जी। आपकी लीगल टीम का जबरदस्त उस रूप में काम रहा इस पूरे 1 साल के दौरान, हाई कोर्ट के बाद में सुप्रीम कोर्ट। किस तरह की उस वक्त जब आप जेल में थी तो फीडबैक तो मिलता होगा, लेकिन क्या आपको उम्मीद थी कि इस रूप में वर्डिक्ट आएगा कोर्ट्स का, और खासतौर से बेल को लेकर? तो कुछ उम्मीदें थी, या ये बिल्कुल एक आपके लिए भी एक सरप्राइज एलिमेंट था कि आज हम जेल से बाहर होने वाले? मतलब एक जो कह सकते हैं कि एक उम्मीद थी कि हाँ कभी ना कभी तो होगा।
मगर ये नहीं सोचा था कि इस समय इस तरीके से होगा, और ये हमारे लिए काफी एक्चुअली अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मतलब जितना एक्सपीरियंस रहा है, जितना देखा है बाकी लोगों के साथ जिनको यूएपीए में बुक किया जाता है, तो बहुत एक लंबा समय गुजरने के बाद ही लोग बाहर निकल पाते हैं। मोस्टली तो एक्विटल के बाद ही बाहर निकल पाते हैं, और एक्विटल रेट भी बहुत ही डिसमल है यूएपीए केसेस में, ऑलमोस्ट जस्ट 2% के अराउंड है। तो जब आप एक पूरी मतलब 10-10 साल 15-15 साल लोग काट के जब एक्विट होके आते हैं, उसके बाद ही मतलब बाहर आना हो पाता है। बेल का प्रोविजन इतना स्ट्रिंजेंट है यूएपीए के अंदर कि जो एक नॉर्मल क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस का रूल है कि जेल एक्सेप्शन होना चाहिए और बेल रूल होना चाहिए, उसको पूरा ओवरटर्न कर देता है यूएपीए के प्रोविजंस। तो हमें भी मतलब लगता था कि काफी हमें लंबा समय गुजारना पड़ेगा, और हम लोग उसकी पूरी मेंटल हम तैयारी करके ही मतलब, हाँ फिर भी एक उम्मीद कहीं ना कहीं तो रहती थी, मगर हम लोग फिर भी अपने आप को एक लंबे समय के लिए समझा के हम लोग ने अपने दिमाग में बना के रखा हुआ था। इवन आई थिंक हमारी फैमिलीज ने भी वही सोचा हुआ था। तो फिर जिस तरीके से एकदम जल्दी जल्दी चीजें सब हुई, अचानक से वेकेशन में ऑर्डर आया, और उसके बाद ऑर्डर आने के बाद भी फिर सुप्रीम कोर्ट और पूरा 2 दिन का वो सब जगदोजहद चली, तो वो सारी ही चीज काफी अनएक्सपेक्टेड थी। बट फिर भी हम बहुत शुक्रिया करेंगे दिल्ली हाई कोर्ट का कि ऐसा ऑर्डर उन्होंने निकाला, और बहुत मतलब रेटरेट किया कि किस तरीके से ये लॉज को यूज किया जा रहा है, इस्तेमाल किया जा रहा है, जो देश में डिसेंट की वॉइसेस हैं, डेमोक्रेसी की वॉइसेस हैं, उनको दबाने के लिए। और बहुत फर्क है आपका प्रोटेस्ट करने में, और जो सरकार की नीतियां हैं उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने में, और देशद्रोह करने में। तो वो जो उन्होंने अपने जजमेंट में डाला है, ये सारी चीजें, ये क्लैरिटी लाई है, तो उसके लिए हम लोग बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं दिल्ली हाई कोर्ट के। स्टूडेंट एक्टिविस्ट तो आप थी, लेकिन ये जिस तरह के चार्जेस थे वो एक तरह से ये बताया गया कि ये टेररिस्ट एक्ट है। तो आपने कहा कि फैमिली का उस रूप में तो सपोर्ट था, लेकिन फिर भी सोसाइटी, आप जहां से आती हैं हरियाणा से, सोसाइटी की अप्रोच और जो साथ में लोग जुड़े हुए हैं उनकी सोच का, उनका नजरिया, बड़ा एक पेनफुल रहा होगा पूरा ये प्रोसेस, पूरा 1 साल का। जी वो तो था काफी, जैसे और स्पेशली आपने कहा जैसे मैं हरियाणा से आती हूँ, तो इवन जब मैं पुलिस कस्टडी में भी थी तब भी मुझे ये काफी सुनने को मिला था कि तुम कैसे हो सकते हो यहाँ पे। तो वही सवाल मैं उनसे भी पूछती थी कि हाँ आप मुझे बताइए कि मैं क्यों हूँ यहाँ पे। ये तो आपको ज्यादा बेहतर पता होगा। तो उनका भी मतलब उस तरीके का यही परसेप्शन था कि ये सब चीजें, ये इवन प्रोटेस्ट करना या ये सब मतलब हमारे तो उसमें है ही नहीं। तुम क्यों अपना ये सब किया, अच्छा पढ़ाई कर रही हो, पढ़ाई करके अच्छी कुछ नौकरी करती, इस सब चीजों से क्या मिला। तो ये सब सवाल, ये सब मतलब परसेप्शन काफी रहा। पर आई थिंक वो भी धीरे धीरे भी काफी, जितना मतलब मुझे सुनने को मिला है 1 साल में, ये भी काफी बदलाव आया है इस परसेप्शन में भी। धीरे धीरे लोगों ने भी, जब शुरू में सबके लिए आई थिंक काफी शॉकिंग था कि ये कैसे हो सकता है, ये लड़कियां एक्टिविस्ट स्टूडेंट्स हैं, एक तरह का मूवमेंट चला रही हैं, पिंजरा तोड़ जो हमारा संगठन है, तो उसका जिस तरीके से पूरा रहा है एक सफर, तो उसके बाद ऐसे केस में आ जाना मतलब आई थिंक सबके लिए ही बहुत एक अजीब सी बात थी। तो धीरे धीरे लोगों ने भी इस पे और आई थिंक सोचा, विचार किया, जानने की कोशिश की। जैसे मैं अपने परिवार की बात कर रही थी, ऑफ कोर्स उनका बहुत सपोर्ट था, बट एक एक्सटेंडेड फैमिली में एक क्यूरियोसिटी भी, मतलब क्यूरियोसिटी नहीं, मतलब एक वो था कि ये क्या कैसे हो गया है। तो वहां से, और बाकी जैसे पुराने दोस्त हैं, उनके घर वाले इस तरीके से जो जानते हैं आपको, उनके लिए इतना ये शॉकिंग था कि वो धीरे धीरे मतलब वो बातचीत होने लगी, और उन लोग ने भी जानने समझने की कोशिश करी। तो मतलब धीरे धीरे उनको भी समझ में आया कि ये क्या क्यों हुआ है, क्या ये पैटर्न है, किस तरीके से आज के दौर में ये यही पैटर्न बन गया है स्टेट का, कि कोई भी जो इस तरीके की आवाजें हैं उनको दबाने के लिए ऐसे लॉज का इस्तेमाल करके उन्हें जेल में बंद किया जा रहा है। चाहे वो हम जैसे स्टूडेंट एक्टिविस्ट हो, किसान हो,
किसान आंदोलन से हो या कोई जर्नलिस्ट हो, बुद्धिजीवी हो, जो भी मतलब एक तरह से जो गवर्नमेंट के कोई भी पॉलिसीज के खिलाफ अगर खड़ा है या मतलब कोई भी मार्जिनलाइज सेक्शंस के साथ खड़ा है, तो उसे आज के दौर में ये जरूर कुछ ना कुछ इस टाइप का रिप्रेशन फेस करना पड़ रहा है। तो आई थिंक वो पैटर्न लोगों को अब बहुत मतलब और क्लियरली धीरे धीरे समझ में आ रहा है, स्पेशली अभी जिस तरीके से ये पेंडेमिक का पूरा समय चला है, इसमें जो फेलियर्स रहे हैं स्टेट पॉलिसी के, जिसके मतलब लोगों ने अपनी जान से उसकी कीमत अदा की है। और अगर कोई इस तरीके की बात भी लिख रहा है कि उसके फैमिली में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है किसी को, या यहाँ पे कुछ ठीक नहीं हो रहा है, ये अस्पताल नहीं मिल रहा है, तो उन लोगों को भी इस तरीके से चार्जेस पे बुक करना कि वो बदनामी कर रहे हैं सरकार की, देश की। तो मतलब किस तरीके से बेसिकली सच्चाई को दबाने के लिए ये सारी चीजें हो रही हैं, उसका आई थिंक बहुत एक मतलब एक्सपोजर हुआ है लोगों के बीच में इन सब चीजों को लेके, ऐसे केसेस को लेके। तो आई थिंक वो बहुत पॉजिटिव बात है। पेंडेमिक का आपने जिक्र किया, और पेंडेमिक के वक्त में आप जेल में ही रही तिहाड़ में, तो वहाँ क्या आपका एक्सपीरियंस रहा इसको लेकर? क्या वाकई पेंडेमिक के वक्त में जो व्यवस्थाओं में वहाँ पे बदलाव है वो कुछ महसूस हुआ, या आपके मन में एक चिंता रही होगी क्योंकि अब कब निकलना है यहाँ से उसका पता नहीं है, और पेंडेमिक और है, जी सोशल डिस्टेंसिंग और कई तरह की एहतियात है वो बरतने की जरूरत थी वहां पर। क्या उस तरह का वहां पे आपको माहौल मिला, या उसको लेकर आप क्या कहेंगे उस पूरे दौर में? जी एक्चुअली हाँ, वो समय काफी एक मुश्किल का समय था जेल में सबके लिए ही। और क्योंकि जो एक बेसिक प्रोटोकॉल्स हैं सोशल डिस्टेंसिंग की, वो इतना ओवर क्राउडेड प्रिजन्स में मतलब पॉसिबल ही नहीं है। आप बिल्कुल कुछ भी कर लीजिए, आपके बिस्तर सब मतलब एक हाथ तो क्या मतलब इतना दूरी पे भी नहीं होते थे। और मतलब वो पॉसिबल ही नहीं है प्रोटोकॉल्स, और इतना मतलब लोगों को हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, दवाइयाँ प्रोवाइड करना, टेस्टिंग किट्स नहीं थी। और एक के बाद एक मतलब पता लग रहा था इनमेट्स को कोरोना मतलब दे वो वायरस को सकम कर रहे थे। तो और उस समय मतलब बिल्कुल जो मुलाकातें हैं जेल में, जो आप जिसके थ्रू अपने फैमिली मेंबर से मिल सकते हैं, वो भी बंद हो गई थी। इवन जो डेली फोन कॉल्स होते थे जिससे आप कम से कम अपने परिवार से 5 मिनट के लिए बात कर सकते थे, उनका हालचाल पूछ सकते थे, अपना बता सकते थे हर रोज, वो भी कुछ समय के लिए बंद कर दिए गए थे। तो बिल्कुल मतलब ऐसा माहौल था कि शायद ये मतलब किसी ने बोला भी था उस समय कि ऐसा लग रहा है हम लोग कब्र में हैं, ना यहाँ से कोई आवाज बाहर जाती है, ना कोई बाहर की खबर, कोई आवाज अंदर आती है, तो शायद हम लोग यहीं मर जाएंगे और किसी को पता भी नहीं लगेगा। और हुआ भी, मतलब बहुत दुखद चीजें हुई, 2-3 हमारे जो इनमेट्स थे उनकी डेथ भी हुई। और तो वो एक काफी काफी मुश्किल का समय था पूरी जेल में, और काफी डर और चिंता और का माहौल था हर जगह। तो उस और मतलब जो बेसिक प्रोटोकॉल्स थी, टेस्टिंग के लिए भी किट्स का इंतजाम करना, उसके लिए भी बार बार हम लोग को वहाँ पे पिटिशंस डालनी पड़ी। फिर हमारा जो दिल्ली हाई कोर्ट में प्रिजन रिफॉर्म्स का एक पिटिशन ऑलरेडी चल रहा था, उसमें भी हमने वैक्सीन प्रायोरिटी पे लगवाने के लिए कोर्ट से गुजारिश की। तो उसके ऑर्डर के बाद फिर कम से कम वहाँ पे थोड़ा और ज्यादा तेजी से वैक्सीनेशन ड्राइव होना शुरू हुआ और बाकी चीजें होना शुरू हुआ। फिर भी मतलब जो प्रिजन्स की हालत है उसके बहुत हमें ये सोचने की जरूरत है कि खासकर पेंडेमिक के कारण कोर्ट्स बंद हैं, इतने समय से कोर्ट्स बंद हैं और अब फिर से बंद हैं, तो ट्रायल्स मतलब हो ही नहीं सकते हैं। तो उस ऐसे समय में क्या आप लोगों को जेल में बंद करके रख सकते हैं जब आप उनको नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं एक बेसिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट है। तो आई थिंक उसके बारे में भी काफी हमें सोचने की जरूरत है कि प्रिजन सिस्टम्स में कम से कम इस समय पे प्रिजनर्स को अंदर नहीं रखा जाना चाहिए। मैं थोड़ा सा दूसरे पक्ष की भी बात करता हूँ, क्योंकि वो भी दलील जो देते हैं उस पर आपकी राय जाना जरूरी है। 1967 से ये पूरा यूएपीए एक्ट है वो चला आ रहा है, उसको लेकर डिबेट भी चल रही है, पार्लियामेंट में भी हुआ, और लगभग हर गवर्नमेंट के वक्त में इसके मामलों को लेकर है वो एक तरह से सोशल एक्टिविस्ट है वो अपनी आवाज रखते आए हैं। इस वक्त में कुछ ज्यादा है।
ऐसे में जब दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल्स हैं या उनकी जो दलीलें होती है वो ये कहती हैं कि भाई 22-23 फरवरी को आप प्रोटेस्ट वहां पर, ऐसे में मैं आपसे उस लॉ को समझना चाहता हूं। एक तरफ है वो ये लॉ है कई लोगों को विक्टिमाइज भी कर रहा है जिस तरह से हम देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये सख्ती जरूरी भी है इस देश के अंदर जहां पे हम टेररिज्म की बात करते हैं। तो कैसे ये बैलेंस होगा आरोप और प्रत्यारोप और इन सब जो पॉलिटिकल जो गिमिक्स चलते हैं उसके बीच में क्या बैलेंसिंग इसमें रास्ता हो सकता है? और देखिए मतलब बहुत लीगल टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे तो मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि ना ही मैं लॉयर हूँ और लॉ की स्टूडेंट भी नहीं रही हूँ। मगर जितना अपने केस से सीखा है और जितना मतलब बाकी जो अभी जितना पढ़ा है इसके बारे में, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि मतलब हमारी कोई ऐसी दलील है कि कोई लॉ नहीं होना चाहिए इन सब चीजों से डील करने के लिए। मगर वो लॉज मतलब एक जो बेसिक रूल होता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का कि यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, उसके उस आधार पे तो कम से कम होना चाहिए। ये अभी के यूएपीए में मतलब इट्स ऑलमोस्ट उसको उल्टा कर दिया गया है कि आपका जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो अक्यूज पे डाल दिया जाता है कि आपको बताना है कि आप गिल्टी नहीं हैं, और तब तक आपको मतलब एक तरह से इनोसेंट की बजाय गिल्टी मान लिया जाता है और फिर आपको अपनी इनोसेंस प्रूव करनी है। तो इस तरीके का और इतना बेल का स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस होना कि जो जैसे मैं पहले भी बता रही थी कि जो नॉर्मली माना जाता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बेल रूल होना चाहिए और जेल एक्सेप्शन होना चाहिए, उसको पूरा तरह से ओवरटर्न कर देता है। और पूरा मतलब उसको इस रियलिटी के साथ हमें देखना चाहिए कि उसका क्या पूरा जो इम्प्लीमेंटेशन है वो क्या रहा है। उसके बिना देखे सिर्फ टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे आप मुझे नहीं लगता एक लॉ की बात कर सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इतने लोगों के जिंदगियों के 10 साल 15 साल 20 साल सिर्फ बेल ना मिलने के और ट्रायल खत्म होने के इंतजार में बीत जाते हैं। और उसके बाद मतलब उस जो आपने खोया है वो इतने सालों आपके जिंदगी के, वो कोई उसकी भरपाई नहीं कर सकता है। तो ये सारी कंसिडरेशंस को देखते हुए इस पूरे जो चीज जो पैटर्न है उसके इम्प्लीमेंटेशन का देखते हुए ही हमें लॉज के बारे में सोचना चाहिए। और जो अभी एक रिसेंट अमेंडमेंट भी हुआ है जिसमें आपको एज एन इंडिविजुअल भी टेररिस्ट घोषित किया जा सकता है विदाउट इवन अ ट्रायल। आपका आपको जरूरी नहीं है कि अरेस्ट भी हो, आपका कोई ट्रायल हो, कुछ आपका मतलब सुनवाई हो, आपको बिना उस सब के भी एक टेररिस्ट घोषित किया जा सकता है। तो वो बिल्कुल जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस के बेसिक प्रिंसिपल है लॉ के, वो उसको वायलेट कर रहा है। तो एक तरह से आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं एज ए सिटीजंस उससे इफेक्ट होते हैं। तो आई थिंक इस पे काफी गौर की जरूरत है। और मतलब क्योंकि कुछ लॉज चाहिए इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस तरीके के लॉज को जस्टिफाई कर सकते हैं। तो आई थिंक बाकी ज्यादा बहुत ज्यादा तो मैं नहीं कमेंट कर पाऊंगी। मगर इस देश में बीते सालों में जेएनयू के अंदर जो एक्टिविटीज हैं उसको लेकर बहुत सवाल होते रहे हैं, तो क्या ये मौका है कि आप अपनी उसमें बात करें? हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं देवांगना। वेलकम देवांगना। थैंक यू थैंक यू। जो सवाल उठते हैं लगातार जेएनयू में ऐसा होता है, उसमें एंटी नेशनल एक्टिविटीज होती हैं, नारे लगते हैं देश विरोधी और तमाम चीजें होती हैं। क्या आप उस पर क्या दलील देना चाहेंगे, क्योंकि पूरा देश है वो आपको सुनेगा ईटीवी भारत के जरिए, कि जेएनयू के स्टूडेंट्स जो कि इस पूरे मामले में जेल में रहे हैं, उनके ऊपर एलिगेशन लगे, वो क्या कहते हैं जेएनयू के इस तमाम जो एलिगेशन लगते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर, क्या कहें? मैं यही बोलना चाहूंगी कि अगर सवाल पूछना, अगर सरकार के पॉलिसीज के ऊपर, सरकार के कुछ जो नीतियां होती है, उनकी जो आइडियोलॉजी होती है, उसके खिलाफ अगर सवाल उठाना देशद्रोह होता है, तो ये बहुत ही एक गलत इंटरप्रिटेशन है कि देश क्या होता है और विद्रोह क्या होता है उसका। अगर हम अब जैसे अभी अगर हम जेएनयू का ही बात करें, जो वन ऑफ द मोस्ट रीसेंट मूवमेंट जो हुआ था कि फीस को लेके, कि जेएनयू का फीस जो बहुत
अधिक बढ़ाया जा रहा था। तो अगर स्टूडेंट्स ये बोल रहे हैं कि एजुकेशन शुड बी एक्सेसिबल टू ऑल, वो किसान का बच्चा हो, वो मजदूर का बच्चा हो, वो किसी का भी बच्चा हो, हमें एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हमें वो हक है पढ़ाई के लिए। एज अ यंग वुमेन जिसके ऊपर शादी का प्रेशर रहता है, बहुत अलग अलग प्रेशर्स रहता है, मुझे हक है एक एक्सेसिबल एजुकेशन का, एक अफोर्डेबल एजुकेशन का। तो ऐसे सवालों को जब हम उठाते हैं, अगर इसको देशद्रोह माना जाता है, और ऐसा एक कानून जो बेसिकली कॉलोनियल टाइम्स से चला आ रहा है, और जिसको अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि ये कानून जिस हिसाब से इस्तेमाल हो रहा है, इसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए, इसके ऊपर हमें सोचना चाहिए कि ये कानून जो अंग्रेजों के जमाने में था वो कानून अभी भी क्यों लागू है, और मतलब अलग अलग सरकारों ने इसको अलग अलग तरीके से ये डेमोक्रेटिक राइट्स। अगर अगर हम पढ़ाई किस लिए करते हैं? हम पढ़ाई सिर्फ अपने करियर बनाने के लिए नहीं करते हैं, हम पढ़ाई समाज बदलने के लिए भी करते हैं। तो उसमें अगर यूनिवर्सिटी के अंदर मुसलमानों के हक के बारे में, दलितों के हक के बारे में, औरतों के हक के बारे में, आदिवासियों के हक के बारे में बात हो रही है, तो इसको हम कैसे देशद्रोह बोल सकते हैं? क्योंकि ये सारे देश के लोग ही है, और इन देश के लोगों का क्या अधिकार है, क्या हक है, उनके साथ देश में क्या भेदभाव चल रहा है, उनके साथ क्या डिस्क्रिमिनेशन, क्या इनजस्टिस, क्या ऑपरेशन, क्या उत्पीड़न हो रहा है, इन सब के बारे में अगर हम यूनिवर्सिटी में बात नहीं करेंगे तो पढ़ाई का ही क्या मतलब हुआ? तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ। पिंजरा तोड़ कैंपेन है, उससे आप जुड़े हुए हैं, पूरे अभियान से जुड़े हुए हैं, उसके बारे में तमाम लोगों को थोड़ा ब्रीफ है, मेरे ख्याल से आपके जरिए आना चाहिए कि क्या किस तरह का कैंपेन है और आगे क्या ये पूरा जो दौर बीता है इससे आगे किस रूप में आप देखते हैं कि आपकी स्टडीज हैं वो भी बहुत ज्यादा इफेक्टेड हुई हैं, और समझ सकते हैं कि किस रूप में पूरा मेंटल ट्रॉमा रहा होगा। लेकिन अब इससे आगे क्या, एक स्टूडेंट एक्टिविस्ट के रूप में आपका रोल क्या और आपकी पर्सनल जो स्टडीज है उसका क्या? वेल, पिंजरा तोड़ के बारे में तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जो हम समाज में इमेजिन करते हैं ना कि महिलाओं के जीवन में बहुत सारे पिंजरे होते हैं। एक होता है फैमिली का पिंजरा, क्लास का पिंजरा लो, आप कास्ट का पिंजरा लो, अलग अलग सोसाइटी के रेस्ट्रिक्शंस का पिंजरा लो, ये सारे पिंजरे। और वो हम लोग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का एक मूवमेंट थे, एक विमेन स्टूडेंट्स का एक मूवमेंट था, एक कलेक्टिव था। तो उसमें ये सब सवाल हमारे जिंदगी में कैसे आता है और इसको लेके हम लोग साथ में मिलके कैसे इसके खिलाफ संघर्ष कर सकते हैं, कैसे लड़ाई कर सकते हैं। और ये जो नारीवाद और फेमिनिज्म का भी मुद्दा है, ये जो पिंजरों का मुद्दा है, कि जब तक पूरा समाज, ये नहीं है कि औरतें अकेले जाके मतलब फ्री हो सकती है, जब तक पूरा समाज फ्री नहीं हो सकता, जब तक इक्वल राइट्स फॉर दलित, आदिवासीज, फॉर मुस्लिम्स, फॉर ऑल काइंड्स ऑफ ओप्रेस्ड आइडेंटिटीज नहीं मिलता है, तब तक हम अकेले औरतें कभी फ्री नहीं हो सकते, क्योंकि हम औरतों के अलावा भी हमारे जीवन में और बहुत सारे आइडेंटिटीज है। तो ये सब एक मतलब ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग के साथ कैसे आगे बढ़े, तो एक हिसाब से एक छोटा सा मुहिम था जिसको धीरे धीरे आगे लेके जा रहे थे। अभी 1 साल से जेल में है, पर ये जरूर है कि पिंजरे तो खत्म नहीं हुए। हम पिंजरा तोड़ने का बात कर रहे थे और उसके बाद सरकार ने हमने सीधा जाके एक पिंजरे में ही डाल दिया था। तो उसका एब्सर्डिटी और जोक तो आपको हर टाइम स्ट्राइक करता था कि हम बोलते थे कि ठीक है, लड़कियों को आजादी होनी चाहिए। मतलब रात जैसे हमारे हॉस्टल के कर्फ्यूज होते थे, वो सब छोटी छोटी चीजों के लिए, और फिर आपको जेल में बड़े बड़े रॉड्स, ताले, लॉक्स, हर चीज में बंद कर दिया गया था। तो उस हिसाब से उसका तो एक आयरनी रहा ही है इस पूरे सफर में। और अभी तो शायद मतलब 2 दिन ही हुए हैं जब से हम बाहर आए हैं, पर डेफिनेटली मतलब पिंजरा तोड़ हो, क्योंकि कोई औरत या फिर जो भी और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज है इस देश में, कोई भी अभी फ्री नहीं है। और हर अलग अलग तरीके के पिंजरे सबके ऊपर सबको कैद करके रखा है, जिसका एक एक्सट्रीम फॉर्म हम अभी देख के आए हैं। तो ये संघर्ष जारी रहेगा, मैं यही कहना चाहती हूँ। वहाँ तिहाड़ के अंदर आप कैसे आपका रूटीन था वो जरूर जानना चाहेंगे। बिल्कुल अलग अलग रह रहे थे या, क्योंकि बाहर की दुनिया से अचानक अंदर जाना और आप लोगों का जाना जो कि जिनका उस रूप में क्रिमिनल बहुत ज्यादा उसमें एक मतलब एक्टिविज्म था आपका, बट वहाँ की दुनिया बिल्कुल अलग। मतलब ऑब्वियसली जेल किसी के लिए भी आसान नहीं होता है, एक बहुत मुश्किल जगह है जेल। आपका जो
एक ह्यूमैनिटी होता है उसी को कंप्लीटली डीह्यूमनाइज कर देते हैं आप। इवन दो कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स बोलते हैं कि इवन एज अ प्रिजनर आपके कुछ अधिकार होते हैं, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पूरी तरह इरेज नहीं हो सकते हैं, पर जो हमारा प्रिजन सिस्टम है वो उसमें वो बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। आप जब जेल में जाते हैं तो एक हिसाब से, स्पेशली विमेन्स जेल में, आप तो इंसान ही एक हिसाब से नहीं रहते हो। तो पहले तो बहुत ही मुश्किल था, और ये भी था कि एक होता है कि आप जेल जा रहे हो, दूसरा होता है कोरोना के टाइम जेल जा रहे हो। तो जेल में जो वो एकदम वो छोटी छोटी जो बोलते हैं ना आजादी की, मैं जाके बाहर पार्क में दिन के समय बैठ सकती हूँ, वो सब भी, या फिर मैं अपने घर वालों के साथ रेगुलर मुलाकात कर सकती हूँ। आप जब जेल का पहला दिन आपका होता है कि अगला 14 दिन आपको क्वारंटाइन में एक छोटा सा सेल में काटना है, जब मतलब हर मिनट हर सेकंड सांस लेने के लिए मुश्किल लग रहा था, पर फिर भी धीरे धीरे इंसान मतलब एडजस्ट करते हैं। और हम लोग साथ में थे, नताशा, मैं और गुलफिशा एक ही बैरक में थे, तो वो साथ बहुत इम्पोर्टेंट था हमारे। और फिर और लोगों से, मतलब लोग तो वहां मजाक बनाते थे हमारे केस के बारे में सुन के कि हैं ये आरोप है तुम्हारे ऊपर। और फिर हो जो ही नहीं सकता है। बाकी जो इनमेट से, बाकी जो कैदी है, उनसे भी काफी प्यार मिला, उनसे भी काफी सपोर्ट मिला। और एक हिसाब से जो संघर्ष बाहर कर रहे थे वो संघर्ष अंदर भी जारी रहा, क्योंकि हमारा जो जेल सिस्टम है उसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स की जरूरत है। और आपको पता नहीं है कि मतलब जेल से एक ही कोरोना के टाइम, क्योंकि लोगों का इतना मतलब एंजाइटी है, अंदर भी कोरोना हो रहा है, बाहर भी कोरोना हो रहा है, हर हर मतलब, और विमेन प्रिजनर्स के लिए उनके बच्चे बाहर हैं, अंदर भी है, तो मतलब विमेन प्रिजनर को डेली एक कॉल दिया जाए अपने घर वालों से बात करने के लिए, इसके लिए भी दिल्ली हाई कोर्ट में स्ट्रगल चला। तो मतलब ऐसा एकदम छोटी छोटी चीजों को लेकर भी। तो वही बोलूंगी कि अभी बस 2 दिन ही हुए जेल से बाहर आए हुए, तो वो बहुत टाइम लगेगा वो जो ट्रॉमा है उसको समझने के लिए। और वहाँ जो लोग हम छोड़ के आए हैं उसका उन तो वो दुख भी बहुत ज्यादा, मतलब हमारे जो साथी है उसको हम लोग जो छोड़ के आए हैं वहाँ, या फिर वहाँ के जो बाकी लोग भी, जो बच्चे वो जिनको हमें वहाँ छोड़ के आना पड़ा, जिन्होंने जेल में टाइम भी, एक्चुअली हम लोग बच्चों के वार्ड में रहते थे, चिल्ड्रंस वार्ड में। तो हमारा बहुत टाइम तो उनके साथ ही खेलने में, पढ़ाने में, उनके साथ ड्राइंग करने में, क्योंकि क्रैश बंद था कोरोना के कारण, तो उसी में चला जाता था एक हिसाब से। और नताशा नौकरी वोकरी करती थी जेल में थोड़ा, तो वो अब ना बताएगी। आप देवंगना, क्योंकि आपकी फैमिली के रिएक्शन को लेकर मैं आपसे बात नहीं हो पाई थी, आप असम से हैं, किस रूप में वहां पे लोगों ने देखा और सोसाइटी का क्या रिएक्शन था, इतना सीवियर एलिगेशन और जेल के अंदर एक लड़की। हाँ नहीं, आसाम में भी मतलब, क्योंकि मैं पढ़ाई के कारण काफी टाइम से आसाम से बाहर ही रही थी, फिर भी वहां पे जिस हिसाब का सपोर्ट मिला था वो भी बहुत ओवरवेलमिंग था। और आपको पता भी होगा कि आसाम में भी सीए आंदोलन का एक बहुत स्ट्रांग लहर चला था, वहां पे भी काफी रिप्रेशन हुआ था, वहां पे भी काफी आसाम के एक्टिविस्ट थे जिनको जेल में डाला गया था, कुछ एक्टिविस्ट अभी भी जेल में है वहां पे। तो उस हिसाब से उसका भी एक कंटिन्यूटी रहा था। और जो वहाँ सपोर्ट मिला था, डेफिनेटली मतलब मैं उसके लिए बहुत थैंकफुल हूँ कि अलग अलग वहाँ की यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स ने सपोर्ट जताया था। कोई एक छोटे गांव में मतलब लोग क्या बोलते हैं, ट्री का सैपलिंग लगा के उसमें देवांगना कलिता को रिहा करो, मतलब ऐसे छोटी छोटी बहुत चीजें हैं जो जब आप जेल के अंदर रहते हो उसको सुन के आपको बहुत वो मतलब एक हिसाब से एक करेज मिलता है, एक स्ट्रेंथ मिलता है कि जो, क्योंकि जेल में बहुत मुश्किल दिन भी होते थे, जब आपको सांस लेने की में भी दिक्कत लगती थी, तो उस मुश्किल दिनों में ये सब छोटी नहीं, बहुत बड़ी चीज ने बहुत सहारा दिया। अभी बेल मिली है, केस है वो अभी भी आगे किस रूप में बढ़ेगा, आपकी खुद की स्टडी, आप स्टूडेंट एक्टिविस्ट दोनों रही हुई है, क्या, हालांकि बहुत जल्दबाजी होगा, 2 दिन ही हुए आप बाहर आए हैं, लेकिन क्या सोचा है अभी अभी जहन में, जब मैं कहता हूँ कि फ्यूचर को लेकर, तो आपके जहन में क्या आता है? अभी तो डेफिनेटली वन ऑफ माय प्रायोरिटीज इज कि मेरा जो अभी क्योंकि अभी तो बिकॉज यूनिवर्सिटीज भी खुले नहीं थे, तो जो डिफिकल्टीज मैं फेस कर रही थी वो बाकी बहुत और स्टूडेंट्स भी फेस कर रहे थे, शायद मेरे लिए वो और ज्यादा इंटेंस फॉर्म में था कि लाइब्रेरी नहीं जा सकते हो, फील्ड वर्क नहीं कर सकते हो, साइंस स्टूडेंट्स के लिए लैब्स बंद है। तो उस हिसाब से तो यूजीसी से जनरली सबको एक्सटेंशन मिला है, तो दिसंबर तक
उम्मीद है कि मैं अपना एमफिल सबमिट कर पाऊँ, क्योंकि पढ़ाई और संघर्ष दोनों साथ में ही जारी रहना है, और क्योंकि ये दोनों चीजें अलग अलग नहीं है। जो हम संघर्ष से सीखते हैं वो हम पढ़ाई में लागू करते हैं, जो हम पढ़ाई में सीखते हैं वो हमारे संघर्षों में लाने की भी कोशिश करते हैं। ये एक एक्टिव अलाइव, एक हिसाब से आप बोल सकते हो, कनेक्शन है इन दोनों चीजों का। और जैसे जेल के अंदर भी, क्योंकि वो था ना कि प्रिजनर्स को भी राइट है एजुकेशन का, इसको लेके भी काफी काम चला था कि विमेन्स जेल में सिर्फ होम साइंस ही क्यों है और कोई कोर्स क्यों नहीं, क्या विमेन प्रिजनर्स पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ सकते, क्या वो ह्यूमन राइट्स के बारे में नहीं पढ़ सकते, क्या वो कोई भी कोर्स पे बीए हो या बीएससी हो नहीं कर सकते हैं। मतलब इग्नो के ओपन कोर्सेज वगैरह मिलते थे। या फिर हमारे लिए है कि हमें अपने पढ़ाई की किताबें अंदर आने दिया जाए हमारे लिए, उसके लिए भी हमें दिल्ली हाई कोर्ट को अप्रोच करना पड़ा था कि हम जेल के अंदर से हमारी पढ़ाई कैसे जारी रखें। जो जेल का कंप्यूटर सेंटर बंद हुआ था उसको खोलिए, ताकि हम अपना एमफिल मतलब डिसर्टेशन को लिख पाए, टाइप कर पाए। तो जेल के अंदर से भी कैसे पढ़ाई जारी रखे, और जो बाकी इनमें से, या फिर वही कि इतने सारे बच्चे हैं जेल में, क्या उनका एडुकेशन, उनका ग्रोथ जरूरी नहीं है? क्रैश कितना, हमारी जो एक और साथी थी गुलफिशा, वो क्रैश में बच्चों को पढ़ाने लगी थी। नताशा, आप फ्यूचर प्लानिंग को लेकर आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से आखिरी सवाल होगा मेरा। जी। फ्यूचर प्लानिंग तो अभी नहीं की है, मगर जैसे देवांगना मैम का एक प्रायोरिटी तो है कि अपना पीएचडी खत्म करके जमा करना, क्योंकि वो भी एक संघर्ष का हिस्सा ही बन गया है। खासकर जिस तरीके से अभी देवांगना ने बताया कि एक संघर्ष रहा जेल के अंदर से हम कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, कंटिन्यू रख सकते हैं। और मेरे तो इवन रजिस्ट्रेशन के लिए तक मुझे कोर्ट में अप्रोच करना पड़ा था। तो वो एक बिल्कुल मतलब चीज है दिमाग में करने की। और बाकी प्लान्स तो अभी कुछ नहीं और नहीं बनाए हैं, मगर एक तो जो मतलब सर्टेनिटी है कि हम लोग अपना संघर्ष जरूर जारी रखेंगे। जो देश में अलग अलग वॉइसेस हैं डेमोक्रेसी की, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को और स्ट्रेंथन करने की, और जो भी मार्जिनलाइज सेक्शंस के हकों के लिए लड़ाई है, स्टूडेंट्स के हकों के लिए लड़ाई है, औरतों के हकों के लिए लड़ाई है, वो लड़ाई बिल्कुल जारी रहेगी और हमारी उसमें हिस्सेदारी बिल्कुल जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ईटीवी भारत से जुड़ने के लिए, और तमाम जो बातें अलग अलग मुद्दों पर आपने रखी है। और मुझे लगता है कि देश की जनता है वो तमाम बातों को सुन रही है, आपकी बातों को समझ रही है। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका ईटीवी भारत से। आपको